शादी की रात जब मैंने अपनी पत्नी का काला चेहरा देखा तो मेरा दिल टूट गया। गुस्से में मैंने तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं घर के किसी कोने में चुपचाप रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने एक खूबसूरत महिला से शादी कर ली और उसे घर ले आया। पहली पत्नी नौकरानी बनकर नई पत्नी की सेवा करने लगी। घर में सभी खुश थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक सर्द शाम को मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। न जाने क्यों आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं। पास के मंदिर से भजन की आवाज गूंज रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा जहां सूरज की किरणें रात की स्याही में डूब रही थीं। एक गहरी सांस लेकर मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने घर तो जाना ही होगा। मेरे पास और कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर हमेशा की तरह चमक रहा था। मार्बल का फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरी परछाई दिख रही थी। मेरे जूते मिट्टी से सने थे और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, फर्श पर मेरे पैरों के निशान बनते गए। ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां का नजारा देखा। मेरी दूसरी पत्नी सुर्ख लिबास में सजीद जी टीवी देख रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बेहद खूबसूरत थी। एक बच्चे की मां बनने के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे देखते ही उसने पास बैठने का इशारा किया और किचन की ओर मुंह करके आवाज लगाई, अर्चना, जरा रवि के लिए चाय ले आओ। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। आज मेरा मन उदास था। मेरी पत्नी मेरे चेहरे को देखकर कुछ समझ गई थी। वह इधर-उधर की बातें करके मेरा ध्यान बंटाने की कोशिश करने लगी। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि मैं किस बात से परेशान हूँ। थोड़ी देर बाद अर्चना चाय का कप लेकर किचन से बाहर आई। उसे देखकर मैं चौंक गया, मगर वह चुपचाप चाय रखकर वापस लौट गई। मेरी पत्नी ने उसे शाम के खाने की लंबी सूची थमा दी। अर्चना ने सिर हिलाया और किचन की ओर मुड़ गई। रास्ते में जमीन पर बिखरे खिलौनों को समेटकर मेज पर रख दिया। मेरी नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं, लेकिन मैं अब लाचार था। चाय का कप हाथ में था, फिर भी मैं खोया खोया सा था। शाम का खाना बेहद स्वादिष्ट था। अर्चना के हाथों में जैसे जादू था। मेरी पत्नी लगातार बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप गुमसुम सा उसके सवालों का जवाब देता रहा। खाने के बाद मैं जल्दी सोने चला गया। दिमाग पर न जाने कैसा बोझ था कि घंटों करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आई। मेरी पत्नी गहरी नींद में थी। सोते हुए भी उसके खूबसूरत चेहरे को देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं चुपके से उठा और कमरे से बाहर आ गया। यूं ही इधर-उधर टहलते हुए मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आवाज जिस दिशा से आ रही थी, मेरे कदम अनायास ही उधर बढ़ चले। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो दृश्य मेरे सामने था, उसे देखकर मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल पड़ी। जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद खुद को संभालना मेरे बस में नहीं रहा। इसी वजह से आज मेरा दिल भारी था। एक अनजाना सा डर मुझे सुबह से जकड़े हुए था और आज मैं उस डर को अपनी आंखों से सच होते देख रहा था। उल्टे पांव भागते हुए मैं अपने कमरे में लौट आया। मेरी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पसीना छूट रहा था। इस ठंडे मौसम में भी कपड़े चुभने लगे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसुओं का सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कोई इस रात के सन्नाटे में मुझे, एक मजबूत मर्द को, रोते हुए देख लेता तो न जाने क्या सोचता। लेकिन सच तो यह था कि बीता हुआ कल मुझे पूरी ताकत से झकझोर रहा था। मैं चाहकर भी खुद को 3 साल पहले की उस घटना को याद करने से नहीं रोक पाया, जिसने मेरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया था। मैं जापान से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। मेरे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक थी। मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता था। पूरे खानदान में कोई मेरे मुकाबले का नहीं था। जहां लोग घर में पढ़ाई के लिए तरसते थे, जहां माँ बाप अपने बच्चों को कम उम्र में ही दुकानों या ठेले पर खड़ा कर देते थे, वहां मेरे माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके भी मुझे जापान पढ़ने भेजा। मैं भी काबिल था, इसलिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। 4 साल जापान में पढ़ाई के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे घर आने की खुशी में माँ ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया था। रिश्तेदार औरतें मेरा माथा चूमकर मेरे लिए दुआएं मांग रही थीं। मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा था। लड़कियां चोरी छिपे मुझे देख रही थी और एक दूसरे को इशारे कर रही थीं। हर परिवार की यह चाहत थी कि मैं उनका दामाद बनूं। इस बात ने मुझे थोड़ा अहंकारी बना दिया था, और क्यों न होता। मैं देखने में आकर्षक था,
अच्छी शिक्षा प्राप्त थी और भारत लौटते ही मुझे एक शानदार नौकरी भी मिल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में धन की बरसात हो रही हो। इन सबने मिलकर मेरे मन में एक अजीब सा घमंड भर दिया था। दावत के दौरान कई लड़कियों की नजरें मुझ पर टिकी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने मन में ठान लिया था कि शादी करूंगा तो अपनी पसंद से, और मेरी पत्नी मेरे बराबर की होनी चाहिए। यह विचार मेरे दिल में गहरे तक बैठ गया था। दावत खत्म होने के बाद माँ बर्तन समेटते हुए बहुत खुश दिख रही थी। वे बार बार मेरी बलाएं ले रही थीं। पहले इस खानदान ने हमें कभी तवज्जो नहीं दी, और अब जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन गया है, तो देखो कैसे सब हमारे पीछे पड़े हैं, उन्होंने गर्व से कहा। मैं मुस्कुरा दिया। तभी माँ पिताजी के पास बैठकर एक रिश्तेदार की बात बताने लगी, जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए प्रस्तावित किया था। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। माँ, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से, मैंने सख्त लहजे में कहा। माँ का चेहरा लटक गया। खबरदार, अपनी मर्जी से ना जाने कहाँ की लड़की ले आएगा। शादी से पहले जात पात, खानदान सब देखना पड़ता है, और सबसे जरूरी, लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। इसलिए शादी मैं अपनी पसंद से करवाऊंगी। फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए परी जैसी लड़की ढूंढूंगी। माँ की बात सुनकर मैं फिर मुस्कुरा दिया। चाहे मैं चुनूं या माँ, मुझे तो हीरे जैसी लड़की ही चाहिए थी। तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। मैं फोन लेकर घर से बाहर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग माँ की बातों में ही उलझा रहा। शादी के सपने तो मेरे मन में पहले से थे, और वैसे भी कौन सा युवा होगा जो शादी की कल्पना न करता हो। अच्छा घर, बेहतरीन शिक्षा, धन की कोई कमी नहीं। अब जिंदगी में बस एक खूबसूरत और समझदार जीवन साथी की कमी थी, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। एक दिन जब मैं नौकरी से घर लौटा, तो घर में कुछ असामान्य हलचल दिखी। अपने कमरे में गया तो देखा, एक महिला मेरे सामने बैठी थी। अचानक वह उठी और मेरा माथा चूमने लगी। मैंने गौर से देखा, उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने सवालिया नजरों से माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी बुआ है, जो दूसरे शहर में रहती हैं। तुम्हारे जापान से लौटने की खबर सुनकर तुमसे मिलने आई हैं। माँ की बात सुनकर मैंने समझने के अंदाज में सिर हिलाया। बुआ मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। उनके साथ उनके पति भी थे, जो काफी सज्जन लगे। उनके कपड़ों से जाहिर था कि वे ज्यादा संपन्न नहीं थे, मगर कपड़े सादे, साफ सुथरे और अच्छे से इस्त्री किए हुए थे। पिताजी उनसे बहुत आत्मीयता से बात कर रहे थे, और माँ बार बार खाने पीने की चीजें उनके सामने रख रही थी। मुझे ये सब थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि माँ ने पहले कभी अपने ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी नहीं की थी। फिर भी मैंने कंधे उचकाए और अपने कमरे में चला गया। बाहर देर तक गपशप चलती रही, सब हंसी मजाक करते रहे। अगली सुबह मैं काम पर चला गया। शाम को लौटा तो माँ बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि बुआ और उनके पति यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लाए थे। मैंने गर्व से मुस्कुराते हुए सोचा, लोग अब घर आकर अपनी बेटियों के रिश्ते देने को तैयार हैं। माँ इस रिश्ते से बहुत खुश थी और इसके लिए राजी भी थी, लेकिन मुझे थोड़ा संकोच था। मैं लड़की को देखना और उससे मिलना चाहता था। जब मैंने ये बात माँ से कही, तो वे हंस पड़ी और बोली, अरे फिक्र मत कर, मैंने लड़की को देख लिया है। वह बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। वे लोग दूसरे शहर में रहते हैं और गरीब भी हैं, इसलिए वहां जाकर लड़की को देखना मुमकिन नहीं। मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं कि तुम्हारे नखरे सहूं। तुम्हारी बीवी आएगी तो वही तुम्हारे लाड़ उठाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चाहकर भी मना न कर सका। मुझे पता था कि माँ इतनी जल्दी किसी चीज को पसंद नहीं करती। अगर उन्होंने ससुराल की किसी चीज की तारीफ की है तो वह सचमुच अच्छी होगी। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद घर में तुरंत शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने अपनी होने वाली पत्नी से बात करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है और न ही वह किसी से इस तरह मिलती जुलती है। खैर, मैंने खुद को समझाया कि शादी में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऑफिस में मेरे दोस्तों को मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी और सभी मुझे बधाई दे रहे थे। वे सभी रुतबे वाले लोग थे, इसलिए मैंने शहर के सबसे शानदार हॉल में रिसेप्शन की व्यवस्था की। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर जाऊं, तो सबकी नजरें हम पर टिक जाएं। शादी का दिन आ गया। मैंने दिल खोलकर खर्च किया था। बारात की हर चीज बेहतरीन थी। हमें दूसरे शहर जाना था
और सफर की थकान ने हमें थोड़ा तोड़ दिया था। फिर भी शादी की खुशी मेरे दिल में थी। लेकिन जब मैं दूल्हे के जोड़े में एक छोटे से घर में बैठा तो मुझे घुटन होने लगी। वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने माँ से कहा कि बुआ से कहें कि शादी किसी हॉल में हो, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से घर में ही सब इंतजाम कर लिया था। मैं चाहकर भी कुछ न कह सका और चुपचाप सब सहता रहा। मैं बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जल्द ही मंत्र पढ़े गए और शादी संपन्न हो गई। मैंने माँ की ओर सवाल भरी नजरों से देखा। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन दुल्हन पक्ष की ओर से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार मैंने अपने ससुर से पूछ ही लिया। मेरे सवाल पर वे चुप हो गए। फिर बोले, बेटा, हमने तो पहले ही बता दिया था कि हम बारातियों को खाना नहीं खिला सकते। तुम्हारी माँ से बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि बारातियों का खाना वे खुद देखेंगी। यह बात उन्होंने इतने सामान्य ढंग से कही, लेकिन मेरे लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। यह मेरी साफ साफ बेइज्जती थी। मेरे साथ आए मेहमान इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ससुराल वालों के खिलाफ मेरे दिल में यह पहली गांठ पड़ गई। मैं चुपके से उठा और एक परिचित को फोन करके खाने का इंतजाम कर दिया। कुछ ही देर में बारातियों के लिए खाना आ गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, पर वक्त ठीक नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं। जब मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया तो मन को थोड़ा सुकून मिला। वह लंबी थी, चेहरे पर घूंघट लिए हुए। उसका सजा संवरा रूप देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह बहुत खूबसूरत होगी। अब मुझे रुखसती की जल्दी होने लगी। थोड़ी देर बाद बारात शहर की ओर रवाना हो गई। जब हम घर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। मैं बेसब्र था, लेकिन माँ रस्मों में उलझी थी। छोटी मोटी रस्में निपटाते निपटाते रात के 12 बज गए। आखिरकार मैंने माँ को इशारे से बता दिया कि मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। इशारा सभी ने देख लिया और हंसने लगे। माँ मेरी पत्नी को कमरे में ले जाकर बिठा आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसका कारण मुझे समझ नहीं आया। मेहमान जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और पलटा। मेरी पत्नी बिस्तर पर लहंगा फैलाए बैठी थी। कमरा असली फूलों से खूबसूरती से सजा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। आज मेरे सपनों के पूरे होने का दिन था। मेरी जिंदगी की एकमात्र कमी आज पूरी हो गई थी, एक खूबसूरत पत्नी जो मुझे पूर्ण बनाए। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। सामने मेरी बुआ की बेटी बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कोई खास चमक नहीं थी। उसका रंग गहरा सांवला था, नैनंश साधारण, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके दाएं गाल पर एक बड़ा उभरा हुआ मस्सा। मेरे दिल में एक चुभन सी उठी। वह चुपचाप बैठी थी, शायद मेरी तारीफ या कोई तोहफा पाने की उम्मीद में। लेकिन उसे एक बार देखने के बाद मेरा मन दोबारा उसकी ओर देखने को नहीं हुआ। गुस्सा और दुख मेरे दिमाग में उबाल मारने लगा। माँ ने यह क्या किया? उन्होंने तो कहा था कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी सूरत ऐसी थी कि मैं उसे दोबारा देखना नहीं चाहता था। मैंने गुस्से और निराशा में कहा, तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि बिना देखे तुमसे शादी कर ली। मेरे कड़वे शब्द कमरे में गूंज उठे। वो जो अब तक धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, अचानक मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बातों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और घृणा से मुंह फेर लिया। मेरे मन में हमेशा से गोरे रंग की चाहत थी, लेकिन मेरी पत्नी का रंग इतना सांवला होगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी सांवली रंगत पर किया गया मेकअप उसे और भी बदसूरत बना रहा था। मैं घबराकर बिस्तर से उतर गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। कल रिसेप्शन में सब तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे शब्दों से उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अचानक वो बिस्तर से उतरी और मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, नहीं रवि, भगवान के लिए मुझे तलाक मत देना। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। यह सदमा उनके लिए पहाड़ जैसा होगा। अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें उनका क्या कसूर? मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी, बस मुझे तलाक मत देना। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके गहरे सांवले हाथों में मेरे सफेद पैर बहुत अजीब लग रहे थे। मैं पीछे हट गया। गुस्से में मैंने सिर से टोपी उतार कर फेंक दी। मेरा मन चाह रहा था कि कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दूं। वह अभी भी रो रही थी। अचानक वह उठी और बोली, अगर आपको मेरी शक्ल सूरत पसंद नहीं तो
तो आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। बस मुझसे मेरा नाम मत छीनिए। मैं यहीं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी बातों ने मेरे अंदर नफरत की एक और लहर जगा दी। उसका मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। काफी देर कमरे में टहलने के बाद मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। माँ बाहर सोफे पर बैठी थीं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं इस वक्त बाहर क्यों आया। वह खामोशी से माला जपती रहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं घर से निकल पड़ा। न जाने कितनी देर सड़कों पर भटकता रहा। आखिरकार मैंने ठान लिया कि मैं अपने मनपसंद की खूबसूरत लड़की से ही शादी करूंगा। अगले दिन रिसेप्शन की पार्टी थी। मैंने अपनी दुल्हन को सख्ती से कहा था कि वह घूंघट नहीं हटाएगी। उस बेचारी ने मेरी बात मान ली। पूरी पार्टी में लोग कहते रहे कि रिसेप्शन में दुल्हन का घूंघट नहीं होता, लेकिन माँ ने सबको चुप करा दिया। मेरा मन उससे पूरी तरह उचट चुका था। शादी के बाद जब दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, मैं बहाने बनाकर हर न्योता ठुकरा देता। अगले ही दिन मैंने काम शुरू कर दिया। मेरा सबसे करीबी दोस्त मोहित कुछ कुछ समझ चुका था। मेरे जैसे घूमने फिरने के शौकीन का शादी के तुरंत बाद काम पर लौटना उसे अटपटा लगा। उसने उसी शाम मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने सख्ती से कहा, शादी के अगले दिन कौन काम पर जाता है? तुम हनीमून पर नहीं गए, अब भाभी को लेकर मेरे घर जरूर आना। मेरी उदास शक्ल देखकर वह सब भांप गया। ना चाहते हुए भी मैं उस शाम अपनी पत्नी को लेकर उसके घर पहुंचा। मेरे दोस्तों ने जब मुझे उस साधारण सी दिखने वाली लड़की के साथ देखा, तो वे समझ गए कि मेरा चेहरा क्यों लटका था। मोहित के घर में तरह तरह के पकवान बने थे। उसके परिवार ने मुझे अपने जैसा ही माना, हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। मोहित ने खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं एक पल को रुक गया। उसकी छोटी बहन खाने की मेज सजा रही थी। उसे देखकर मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। वह इतनी खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग से उतरी हो। लंबे घुंघराले बाल, नाजुक चेहरा और गोरी रंगत ने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। मैं हमेशा से ऐसी ही लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब उसे मेरी नजरों का अंदाजा हुआ, उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। मेरा दिल बेकाबू हो उठा। मैं उसे हर हाल में अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मेरी पत्नी चुपचाप यह सब देखती रही। उसने बहुत कम खाना खाया। मोहित के घर से लौटते वक्त मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं मोहित से उसकी बहन के बारे में बात करूंगा। मैंने ज्यादा देर नहीं की और अगले ही दिन मोहित से अपने दिल की बात कह दी। वह हैरान रह गया। बोला, रवि, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है। मैं सकपका गया। मैंने कहा, मुझे ऐसी बदसूरत पत्नी नहीं चाहिए। वह तो माँ की पसंद थी। मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। मैंने तुम्हारी बहन को हर सुख देने का वादा किया। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया। मेरी शानदार हैसियत, अच्छी नौकरी और पैसों की बहुतायत ने शायद उसे सोचने पर मजबूर किया। आखिरकार उसने मेरे पक्ष में फैसला लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। उस दिन मैं बहुत खुश था। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले माँ को बताया। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे सब पहले से तय हो। 1 हफ्ते बाद ही मैंने नेहा से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। नेहा की खूबसूरती और सत्संवर देखकर मेरी पहली पत्नी अर्चना कुछ पल ठिठक गई, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैंने अलमारी से अर्चना के सारे कपड़े निकाले और सोफे पर रख दिए। कड़वे लहजे में कहा, अब इस कमरे में नेहा रहेगी। तुम माँ के कमरे में या स्टोर रूम में सो जाओ। अर्चना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने चुपचाप स्टोर रूम को अपना ठिकाना बना लिया। माँ सुबह से रात तक अर्चना से काम करवाती, जैसे उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो। बात बात पर उसे डांटती, फटकारती, अपमानित करती। मुझे हैरानी थी, क्योंकि अपनी नरम मिजाज माँ का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे अर्चना से कोई मतलब नहीं था। माँ उसके साथ जैसा भी बर्ताव करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो नेहा के साथ अपनी नई जिंदगी में डूबा था। नेहा फैशनेबल थी, नए स्टाइल के कपड़े पहनती, हमेशा सजी संवरी रहती। उसकी खूबसूरती देखकर मैं मंत्रमुग्ध रहता। घर के सारे काम अर्चना करती,
इसलिए नेहा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। शादी के कुछ समय बाद मैं नेहा को लेकर हनीमून पर चला गया। यूरोप का लंबा टूर कर लौटा तो पता चला कि नेहा गर्भवती है। मेरी जिंदगी अब पूरी होने वाली थी। मैं बेहद खुश था। बस एक बात खटकती थी। घर में खामोशी से घूमती अर्चना अब मुझे किसी सायसी लगने लगी थी। वह कभी कुछ नहीं कहती। कई बार माँ ने उसके साथ मारपीट की और वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन दूध गिर जाने पर माँ ने उसे छड़ी से इतना मारा कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर भी उसके होठों से एक भी शिकायत नहीं निकली। उस दिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। अगर मैं काम पर होता तो उसकी शिकायती निगाहें मुझे हर जगह दिखाई देती। आज भी मैं इसलिए जल्दी लौटा था। रात के सन्नाटे में जो मैंने देखा उसे देखकर मैं खुद फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उठकर देखा, नेहा बेड पर सो रही थी। मैंने उसे हिलाकर बच्चे के रोने की ओर ध्यान दिलाया, मगर वह करवट बदलकर फिर सो गई। मैंने ठंडी सांस ली। खूबसूरत तो वह थी, पर उसमें कोई सलीका नहीं था। पूरी रात बच्चा रोता तो मैं ही उसे संभालता। उसे दूध पिलाकर मैं कमरे से बाहर निकला। मेरा रुख फिर उसी स्टोर रूम की ओर था जहाँ कुछ देर पहले वह मंजर देखा था। इस बार दरवाजा खुला था। सामने अर्चना बैठी फूट फूट कर रो रही थी। माँ उसके सामने खड़ी थी। देखा, तेरी माँ ने शादी के बाद मेरे साथ जो किया, उसका मैंने कैसा बदला लिया। मुझे तेरी शक्ल देखकर पता था कि मेरा बेटा तुझे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरी शादी उससे करवाई। अब तू इस घर में कचरे की तरह पड़ी रहती है और तेरी माँ के दिल को जो तकलीफ होती है, मुझे उससे सुकून मिलता है। आधी रात को भगवान की माला जपकर क्या साबित करना चाहती है? बहुत नेक बन रही है। चल उठ, मेरे लिए दूध गर्म कर। माँ ने अर्चना को जोर से लात मारी। वह सिसकती हुई चुपचाप उठ खड़ी हुई। मुझ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ ने मुझे अपने पुराने बदले का हथियार बनाया था। मुझे नहीं पता था कि बुआ ने उनके साथ क्या किया, मगर अर्चना का इसमें क्या कसूर? वह मेरे पास से खामोश गुजर गई। उसकी एक निगाह मुझ पर पड़ी और मैं सिर से पांव तक कांप गया। अगर वह भगवान से मेरी शिकायत कर रही थी तो भगवान ही जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मेरे ऑफिस के लोग अब बदल से गए थे। बॉस को मेरे खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। मेरा बच्चा दिन भर लावारिस सा पड़ा रहता था। मेरी दूसरी पत्नी नेहा अपने रूप और सजने संवरने में ही खोई रहती थी। पहली पत्नी अर्चना मेरे घर से निकलने की कोशिश में थी, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया। उस रात मैंने माँ से साफ कह दिया, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। आज जो मैंने सुना, उसके बाद मैं यह पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। आज से अर्चना मेरी पत्नी है। वह स्टोर रूम में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रहेगी। दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना मेरी जिम्मेदारी है। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कड़े शब्दों में कहा, आज से आप अर्चना को कुछ नहीं कहेंगी। मेरा दिल सुकून से भर रहा था। अर्चना की आंसुओं भरी आंखों में खुशी की चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दुपट्टा थोड़ा सा सरका हुआ था और उसकी मासूमियत बिखर रही थी। वह खूबसूरत नहीं थी, पर बदसूरत भी नहीं। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। सुबह मैंने ऐलान किया, मैं अपनी दोनों पत्नियों को बराबर हक दूंगा। नेहा ने खूब रोया, चीखा, लेकिन मेरी दौलत खोने के डर से चुप हो गई। अर्चना इतनी खुश थी कि हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती। वह घर के सारे काम पहले की तरह करती। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कान थी। उसके साथ वक्त बिताने से मुझे समझ आया कि सच्चा सुख क्या होता है। मेरे कपड़े जूते हमेशा तैयार। वह मेरे लिए गर्म खाना परोसती बिना शिकायत किए। मैंने ठान लिया कि मैंने उसके साथ जो जुल्म किए उनका प्रायश्चित करूंगा। सच्चा सुख और रिश्ता रूप या दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सेवा से बनता है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने से ही इंसाफ होता है। अर्चना जैसी पत्नी ने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और मुस्कान में होती है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें। स्टोरी कॉर्नर 2.0 चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि नई कहानियों की